देखिए, आपका पुलिस एक्ट चल रहा था और आपका पुलिस एक्ट में कल आपका जो सेक्शन बताया जा रहा था, वह आपका एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि फिर एक बार उसको दोहरा दिया जाए। सेक्शन 25, 26 और 27, ये आपका जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल नहीं चल, ये भी पूछा गया है। अगर कोई चल संपत्ति है और वह लाबादा या लावारिस यानी कि बिना क्लेम की है, तो ऐसी दशा में पुलिस को ये शक्ति प्राप्त है या पुलिस का ये कर्तव्य कहिए है कि वह उस प्रॉपर्टी को अपने अंडर में ले, यानी कि अपने अभिग्रहण में ले, अपने कब्जे में ले, और उस प्रॉपर्टी की लिस्ट बनाकर बैठिए, थोड़ा निकल जाइए, बैठ। उस प्रॉपर्टी की एक लिस्ट बनाकर किसको आपका भेजे, तो आपका जवाब रहेगा डीएम को। अब आपका किसको भेजे ये भी आपका महत्वपूर्ण है कि ऐसी प्रॉपर्टी किसके निर्देश या आदेश के बयानाधीन होगी। ये क्वेश्चन बनेगा, चार ऑप्शन देगा, तो आपको डीएम या जिला मजिस्ट्रेट मारना है। जिला मजिस्ट्रेट आपका तब क्या करेंगे जब लिस्ट पहुंच गई तो सेक्शन 26 ये बताता है कि एक उद्घोषणा करेंगे, और ये उद्घोषणा में आपका कहेंगे कि जो व्यक्ति इस संपत्ति का दावेदार है वह आए हमारे यहाँ और अपना क्लेम सिद्ध करे। तो कितना समय दिया जाएगा वह पूछा जाता है, तो आपका बताया गया था कल 6 माह। इसके बाद सेक्शन 27 बताया गया कि अगर 6 माह में कोई दावेदार नहीं आता या आपका 6 माह के अंदर आ तो जाता है लेकिन अपना दावा प्रूफ नहीं कर पाता, तो सामान्यतः 6 माह बाद वह संपत्ति डीएम के आदेश से बेची जाएगी, सेल की जाएगी, और जो धन होगा वह राज्य सरकार के बयानाधीन होगा, यानी कि धन सरकारी खजाने में क्या किया जाएगा, जमा। यहाँ एक पॉइंट आपका ये बन सकता है धारा आपका 26 में कि कब संपत्ति को कभी भी डीएम द्वारा बेचा जा सकता है। इसके लिए सीआरपीसी की धारा आपका 459 अप्लाई करेगी, यानी कि 459। तो वहीं तीन कंडीशन और याद रखना है कि कब डीएम बिना 6 माह का इंतजार किए हुए ही उस संपत्ति को बेच सकता है, मैंने बेचवा सकता है। तो तीन कंडीशन याद करके जाइएगा। आपका पहला ये है कि अगर संपत्ति प्रकृत्या क्षयशील हो, यानी कि जल्दी नष्ट होने वाली हो। दूसरा पॉइंट याद रखिए, यदि विक्रय स्वामी के फायदे के लिए हो। और तीसरा, यदि संपत्ति का मूल्य कितने से कम हो, 500 रुपये से कम हो। ये रकम पहले कितनी थी, एपीओ में आ चुका है 10 रुपया, और आपका 10 से कम थी। किस सन में इसको 10 से कम से 500 से कम किया गया, तो 2005 में किया गया। 2005 का संशोधन कब से लागू है, 23 जून 2006। जो भी आपका क्वेश्चन बन सकता है वो सभी मॉडल बता दिए गए। सेक्शन भाई तैयार करके जाइए। इसके बाद 28 बताया गया था कि अगर साज सज्जा पुलिस वाले को प्रमाण पत्र या हथियार आयुध इत्यादि दिए गए हैं और जब वह पुलिस बल प्रमाण पत्र दिया गया है, तो फिर एक बार याद रखिए, प्रमाण पत्र सामान्य पुलिस वालों को धारा 8 में और नागरिक उड्डयन वाले हैं यानी कि एयरपोर्ट के लिए पुलिस वाले हैं तो 8A में। तो जब ये पुलिस बल के सदस्य न रहें तो इनका क्या कर्तव्य है कि ये प्रमाण पत्र साज सज्जा आयुध को क्या करें, वापस। नहीं करते तो किस सेक्शन में दंडनीय होंगे ये लोग, 28 में। 28 न्यायिक दंड है कि विभागीय न्यायिक दंड है, यानी कि कौन देगा, न्यायालय। और दंड की मात्रा पूछी जाती है
6 माह का कारावास या 200 रुपया जुर्माना या दोनों। इसके बाद 29 बताया गया था। 29 आपका जो है वह आपका तमाम कह सकते हैं कि सेक्शनों को अपने में समाहित करती हैं। तमाम कार्य तमाम चीज़ों के लिए सेक्शन आपका 29 में दंड का प्रावधान किया गया है। जैसे कि बिना अनुमति के ही आपका इस्तीफा दे दिया, बिना डीजीपी या आईजी की अनुमति के अन्य नियोजन में लग गया इत्यादि, तो उसके लिए आपका किस सेक्शन में कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड है 29। ये भी दंड कौन देता है? न्यायालय। यानी कि ये भी कैसा दंड है? न्यायिक दंड है। और दंड की मात्रा पूछी जाती है। 3 मास के वेतन के बराबर जुर्माना या 3 मास तक का कारावास या दोनों। इसके बाद 29 के बाद आ जाइए आपका धारा 30। जहाँ तक सेक्शन 30 की बात है, पिछली बार धारा 30 से आपका क्वेश्चन बना था और जो धारा 30 का चौथा खंड है वहाँ से आपका क्वेश्चन बना था। यानी कि जो ये धाराएं 30 हैं, 30A हैं, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। पिछली बार आपका क्लाज वाइज पूछा गया था, इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि क्लाज वाइज भी कुछ धाराएं क्या करिए, याद करिए। आइए, लोक जमाओं और जुलूसों का विनियमन और उसके लिए लाइसेंस या अनुज्ञप्ति देना। एक तो लोक जमाओं और जुलूसों का विनियमन यानी कि रेगुलेट करना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सभा हो रही है या जुलूस निकल रहा है तो वह किन किन समयों पर निकलेगा, किन किन रास्तों से होकर जाएगा या सभा कहाँ होगी, ये आपका डिसाइड कर सकती हैं पुलिस। मार्ग भी डिसाइड कर सकते हैं इत्यादि। और इसके लिए आपका जो व्यक्ति सभा करना चाहता है, जुलूस निकालना चाहता है, उससे अपेक्षा कर सकती हैं कि आप जुलूस निकालने या सभा करने के लिए आवेदन दीजिए, लाइसेंस प्राप्त करिए। और पुलिस चाहे तो लाइसेंस जो देती है, अनुज्ञप्ति जो देती हैं, उसमें कंडीशन भी लगा सकती हैं। जैसे कि सबसे अच्छा उदाहरण इस समय आप बॉम्बे का देख सकते हैं, राज ठाकरे का। राज ठाकरे ने ऐलान किया कि हम औरंगाबाद में आपका रैली करेंगे। इसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि हमें अनुमति दिया जाए। पहले अनुमति देने से इनकार कर दिया गया, फिर लाइसेंस तो दिया गया, लेकिन 15 शर्तें लगाकर, 15 कंडीशन लगाकर। उसका परिणाम ये होता है कि अगर कोई किसी व्यक्ति को सभा करने या जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस दिया गया है और कंडीशन या शर्त लगाई गई है और वह व्यक्ति उस कंडीशन का वायलेशन करता है तो ये अपराध होगा और उसके खिलाफ क्या चल सकता है? मुकदमा। इसीलिए पुलिस हमेशा सशर्त देती है कि आप ऐसा भाषण नहीं देंगे, ये इतने लोगों से ज़्यादा नहीं आप एकत्रित करेंगे। तमाम कंडीशन लगाई जा सकती हैं, लेकिन ये कंडीशन उचित होनी चाहिए। आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि जो ये रोक लगाई गई है, ये रोक सही नहीं है। लेकिन वही समस्या है कि कोर्ट में थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि भाई अब जब भी धारा 30A पढ़िए, आपका धारा 30 में है कि लोक जमाव इत्यादि, तो 2-3 नियमों को भाई याद रखना बेरेक पढ़ने से पहले। पहला नियम ये है कि आपका जो सभा करना और जुलूस निकालना वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, ये भारत के प्रत्येक नागरिक का अनुच्छेद 19 में यानी कि आर्टिकल 19 में एक फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट जरूर है, लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अगर प्रशासन को लगता है कि इनकी सभा से शांति भंग हो सकती है
विध विरुद्ध जमाव हो सकता है, दंगा हो सकता है, बलवा हो सकता है, समाज में सूरत माने अशांति फैल सकती है। तो जुलूस निकालने और सभा करने से क्या किया जा सकता है, रोका भी जा सकता है। यानी कि एक तरफ हमारा मूल अधिकार और दूसरी तरफ क्या है, प्रतिबंध है। दोनों में हमेशा टकराव होता रहता है, ये मैं बता दूं। तो आपका प्रशासन रोक देता है, फिर कोर्ट का दरवाजा लोग खटखटाते हैं। यानी कि आर्टिकल 19 में ये हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर अनुच्छेद 19 में भी प्रतिबंध लगाए गए हैं कि इन आधारों पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अब इसी को लेकर आपका धारा 30 और 30A भी बनी है। दूसरा पॉइंट आपको सामान्य बातों में जो समझना है वह लाइसेंस समझना है कि लाइसेंस या हिंदी में अनुज्ञप्ति होता है, वह होता क्या है। लाइसेंस का मतलब ये हुआ कि जो कार्य अन्यथा इलीगल होता, जो कार्य अन्यथा अवैध होता, जब उस लाइसेंस आपको दे दिया जाता है तो वह कार्य, यानी कि लाइसेंस बस करता क्या है कि अवैध कार्य को क्या बना देता है, वैध। जैसे कि बिना लाइसेंस के शराब बेचना अवैध है, और जैसे ही आपने लाइसेंस पा लिया तो शराब बेचना क्या हो गया, वैध। बिना लाइसेंस या अनुज्ञप्ति के जैसे अफीम की खेती करना अवैध है, और जैसे ही सरकार ने आपको लाइसेंस दिया तो अफीम की खेती करना क्या हो जाएगा, अवैध। जैसे वाहन में ही देख लीजिए कि डीएल आप कहते हैं तो बिना डीएल के वाहन चलाना अवैध, और डीएल मिल गया तो वही कार्य क्या हो गया, वैध। तो जब भी लाइसेंस दिया जाता है एब्सोल्यूट न होकर उसमें कंडीशन लगाई जाती हैं कि इन इन कंडीशनों का आप क्या करिए, पालन। तो यहाँ किसके लिए लाइसेंस दिया जाएगा, जुलूस निकालने, सभा करने के लिए। आपका अब बेयर एक्ट देखिए सही रहेगा आपका। धारा 30 देखिए, लोक जमाओं और जुलूसों का विनियमन यानी कि रेगुलेट करना और उनके लिए अनुज्ञप्ति या लाइसेंस देना। खंड वाइज यहाँ तैयार रखिएगा। पहला खंड देखिए, पुलिस का जिला अधीक्षक यानी कि एसपी साहब, अपर जिला अधीक्षक यानी कि एडिशनल एसपी, संयुक्त जिला अधीक्षक माने ज्वाइंट एसपी, सहायक जिला अधीक्षक माने असिस्टेंट एसपी। तो किसको किसको पावर है आपका, इन चारों को लोक सड़कों पर या लोक मार्गों पर या आम रास्तों में सब जमाव और जुलूसों के आचरण को अवसर पर यथा अपेक्षित रूप से निर्दिष्ट कर सकेगा, और वे मार्ग जिनसे और वह समय जिन पर ऐसे जुलूस जा सकेंगे विहित कर सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये एसपी साहब हैं, चाहे ज्वाइंट हो या असिस्टेंट हो, इनको ये अधिकार दिया गया है कि अगर आपका पब्लिक रोड पर यानी कि लोक सड़क पर या पब्लिक मार्ग पर या आपका आम रास्तों में आपका किस रास्ते से जुलूस जाएगा या कहाँ सभा होगी, किस समय पर जुलूस निकलेगा, इसको रेगुलेट करने का पावर इन पुलिस अधिकारियों को प्राप्त है। अब दूसरा पॉइंट ये देखना है कि आपका अगर कोई रास्ता बता दिया गया कि आपका जुलूस इस रास्ते से ही निकलेगा, तो पुलिस का ये कर्तव्य होता है कि उसी रास्ते से जुलूस को रेगुलेट करे जाने के लिए। लेकिन ज़्यादा लोग करते क्या हैं कि रास्ता बदलना चाहते हैं, तो ऐसी दशा में पुलिस उनको रोक सकती है, और आपका अगर नहीं मानते हैं लोग तो उसके बाद सिविल बल का प्रयोग होगा, तितर बितर किए हो जाने का आदेश दिया जाएगा, और तमाम कार्यवाहियां होंगी, लाठीचार्ज इत्यादि होता है। यानी कि पुलिस को ये पावर है कि किस समय जुलूस निकलेगा, किस समय सभा होगी, किन किन रास्तों से जाएगा,
वह आपका कह सकते हैं कि डिसाइड कर सके, रेगुलेट कर सके। जब आप पैरा में पढ़ेंगे तो सामान्यतः यही मिलेगा कि आपका प्रथा देखी जाएगी कि इसके पहले यह जुलूस किन रास्तों से होकर अब तक गुजरा है, तो सामान्यतः उसी रास्ते से आज भी होकर गुजरने की क्या दी जाएगी, लाइसेंस। अगर कोई समस्या आती है तभी नए रास्ते से जुलूस जाने की इजाज़त दी जानी चाहिए, नहीं तो परंपरागत रास्ते से ही क्या होना चाहिए, जुलूस को रेगुलेट करना चाहिए कि आप जो प्रथा है उसी के अनुसार चलिए। पैरा में आपको बताया जाएगा। देखिए दूसरा खंड, वह यह समाधान होने पर कि किन्हीं व्यक्तियों या किन्हीं व्यक्तियों के वर्ग का किसी ऐसी सड़क मार्ग या आम रास्ते में ऐसा कोई जमाव बुलाने या एकत्र करने या ऐसा कोई जुलूस बनाने का आशय है जिसकी बाबत मने बारे में जिले के या जिले के उपखंड के यानी कि डीएम को या एसडीएम को। जिले के उपखंड के मतलब कि एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी कहा जाता है। उपखंड के मजिस्ट्रेट का यह विचार है कि यदि वह अनियंत्रित रहा तो शांति भंग होने की संभावना है, तो साधारण या विशेष सूचना द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसे सम्मेलन को बुलाने या एकत्र करने वाले या ऐसे जुलूस को डायरेक्शन करने वाले या संप्रवर्तन करने वाले मतलब कि जो अगुआ हैं या जो आपका जुलूस या सभा करना चाहते हैं, करने वाले व्यक्ति अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करें। यहाँ भी आपका क्वेश्चन अच्छा बनता है और नोट्स में हमारे हिसाब से नहीं है, उसको एक लाइन लिख लेना चाहिए अलग से जो लोग नोट्स पाए हैं। आपका फिर एक बार समझिए, यहाँ से टेक्निकल क्वेश्चन बन सकता है। अगर पुलिस को ये लगता है, किस पुलिस को, एसपी, संयुक्त एसपी, एएसपी इत्यादि को, कि अगर कोई जुलूस या सभा होने वाली है, जुलूस निकलने वाला है और आपका मजिस्ट्रेट की ये राय है, यानी कि आपका जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट की ये राय है कि अगर ये जुलूस आपका हो सकता है कि इस जुलूस या सभा में अशांति फैल जाए और विविध व्यवस्था क्या हो जाए, डिस्टर्ब, यानी कि शांति किस में बदल सकती है, अशांति में। ये किसका विचार है, आपका डीएम या एसडीएम का। तो पुलिस एसपी साहब ये कहेंगे जो सभा करना चाहता है या जो जुलूस निकालना चाहता है या जो उसका मुखिया है यानी कि हेड है, उनसे ये अपेक्षा करेंगे ये लोग कि आप सभा निकालिए, लेकिन उसके पहले क्या ले लीजिए, लाइसेंस। आप लाइसेंस या अनुज्ञप्ति के लिए हमारे यहाँ आवेदन करिए। तो यहाँ जो आपका क्वेश्चन बनता है कि लाइसेंस कौन देता है और किसके साधारण नियंत्रण में देता है, तो लाइसेंस आपका पुलिस ही देती है। एसपी हो गया, आपका कह सकते हैं कि सहायक एसपी इत्यादि। लेकिन आगे जब आप पैरा में पढ़ेंगे तो ये बताया जाएगा कि भले लाइसेंस ये लोग दें, लेकिन इस लाइसेंस देने के मामले में भी जनरल कंट्रोल किसका होता है, डीएम का। ये पैरा में आपका स्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन आपका जब पैरा हम पढ़ाएंगे तो फिर ये धारा पढ़ाएंगे, वहाँ जरूर लिखा है। तो लाइसेंस कौन देता है, पुलिस। किसके साधारण नियंत्रण में, आपका डीएम या एसडीएम के। अगला क्वेश्चन, लाइसेंस देते समय शर्तें लगाई जा सकती हैं कि नहीं, लगाई जा सकती हैं। तीसरा खंड देखिए, आपका तीसरा खंड ये है कि ऐसा आवेदन किए जाने पर अनुज्ञप्तिधारी के नामों को भी निर्दिष्ट करके, यानी कि किसको किसको लाइसेंस दिया गया और उन शर्तों को परिनिश्चित करके जिन पर ही ऐसा जमाव करने या ऐसा जुलूस बनाने के लिए अनुज्ञा दी गई है,
और इस धारा को अन्यथा प्रभावी करने वाली अनुज्ञप्ति दे सकेगा, तो लाइसेंस दे या लाइसेंस न दे ये पुलिस अधिकारी पर निर्भर करता है। अगर लाइसेंस देता है तो कौन कौन व्यक्ति जिम्मेदार होंगे लाइसेंस का उल्लंघन करने पर, ये भी लिखा जाएगा। और लाइसेंस में क्या लगाई जाएगी, कंडीशन, शर्तें। अगली धारा यही बताएगी कि अगर कोई व्यक्ति लाइसेंस की शर्तों का क्या करता है, वायलेशन, तो वह दंडनीय है। आगे धारा बताया जाएगा, अभी 30 है। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ जो आपका क्वेश्चन बन सकता है कि लाइसेंस में शर्तें लगाई जा सकती हैं और आपका जो लाइसेंस देना है वह बाध्यकारी नहीं है। पुलिस चाहे लाइसेंस दे या सभा या जुलूस के लिए लाइसेंस न दे, ये बाध्य नहीं है। और अगर लाइसेंस दिया जाता है तो क्या उसके लिए कोई फीस या शुल्क लिया जाएगा कि नहीं, नहीं लिया जाएगा। आपका चौथा खंड भी काफी महत्वपूर्ण है, मार्गों में संगीत। यानी कि पुलिस ये निर्धारित करेगी वह त्योहारों, वह का मतलब ये हुआ कि आपका एसपी, अपर एसपी, ज्वाइंट एसपी, एएसपी, मार्ग, वह का मतलब ये हुआ, वह का मतलब हुआ कि एसपी यानी कि जिला, इसके बाद सहायक यानी कि असिस्टेंट एसपी, ज्वाइंट एसपी माने संयुक्त, और अपर मतलब एडिशनल, अतिरिक्त भी कहा जाता है। तो वह त्योहारों और समारोहों के अवसर पर मार्गों में कितना संगीत हो उसको भी विनियमित कर सकता है। यानी कि पुलिस के उच्च अधिकारियों को ये पावर है कि आपका कह सकते हैं कि त्योहार और मार्ग में आपका जब जुलूस निकले, सभा हो इत्यादि हो, या कोई त्योहार हो या समारोह हो रहा है, यानी कि मान लीजिए शादी विवाह ही हो रहा है, तो आप जो संगीत हो उसको भी रेगुलेट किया जा सकता है। यानी कि कितने वॉल्यूम में आप माने आवाज निकालेंगे, आपका कह सकते हैं लाउड स्पीकर से, इसको पुलिस भी रेगुलेट कर सकती है। किस खंड में है, पिछली बार आ भी चुका है, तो धारा 30 के किस खंड में है, आपका 4 में। जहाँ तक आपका इस पर भी आपका कुछ चीज़ें बतानी है एक्स्ट्रा जाकर। जहाँ तक इस खंड की बात है, काफ़ी पूरे देश में विवाद है इसको लेकर, और आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनरी ध्वनि प्रदूषण का मामला है भाई, इनरी ध्वनि प्रदूषण के मामले में यह स्पष्ट बता दिया कि आप धर्म के नाम पर ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकते। यानी कि आप धर्म के नाम पर ध्वनि प्रदूषण की अनुमति आपको नहीं दी जा सकती। अब समस्या ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय तो दे दिया, तो सरकार को चाहिए कि पूरे देश के लिए एक कानून बना दे। कानून बना नहीं, अलग अलग आपका रेगुलेट हो रहा है, इसीलिए अलग अलग राज्यों में अलग नियम है। कि पूरे देश के लिए संसद को चाहिए कि एक कानून बनाए और जो ये ध्वनि का मामला है यानी कि आवाज का, इसको क्या करे, रेगुलेट। तो भाई यूपी में कुछ और कानून है, बिहार में कुछ और नियम है, तो सुप्रीम कोर्ट का नियम तो हर एक जगह लागू होता है। कुछ दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन आपका पूरी तरह कानून बना लिया जाए तो कोई ज़्यादा विवाद नहीं उत्पन्न होगा। तो इसलिए आपका माने ध्वनि प्रदूषण के आधार पर, आप धर्म के आधार पर ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकते, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। तो योगी जी ने हंटर चलाया और मंदिर, मठ और तमाम मस्जिदों से, गुरुद्वारों से या तो आवाज़ कम की गई या लाउडस्पीकर दिया था, 50,000 लाउडस्पीकर क्या किए गए, उतारे गए। और पुलिस को एक हफ्ता सक्रिय किया, तब पुलिस जा जाकर नोटिस थमा रही थी। तो आपका कह सकते हैं कि ये आपका मने मार्ग और समारोह में कितनी आवाज़ से बाजा बजाया जाए,
इसको भी पुलिस रेगुलेट कर सकती है। किस खंड में? धारा 30 के 4। बहुत ज़्यादा न जा क्योंकि भाई बहुत लंबा कहानी चल जाएगी। इससे अच्छा है कि इसी कहानी को यहीं क्या किया जाए, ब्रेक करके अगली धारा देखा जाए। अगली धारा देखिए भाई, आपका 30A। अब अगर धारा 30A किसकी पूरक धारा है, पहला क्वेश्चन बनता है। सप्लीमेंट्री किसकी धारा है? तो आपका 30 का। यानी कि धारा 30 के तहत जो कंडीशन लगाकर आपका लाइसेंस दिया गया है, यदि आप उस लाइसेंस का वायलेशन करते हैं तो किस धारा के तहत व्यक्ति दंडनीय होगा? 30A। यानी कि 30A केवल किसके लिए बनी है? 30 के लिए। भाई पूरक धारा याद रखिए, यानी कि सप्लीमेंट्री पूरे पुलिस एक्ट के लिए काम नहीं करेगी। किसके लिए? 30 के लिए। देखिए, अनुज्ञप्ति की शर्तों का वायलेशन यानी कि अतिक्रमण करने वाले जमाओं और जुलूसों के संबंध में शक्तियां यानी कि पावर। तो कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस का जिला अधीक्षक या पुलिस का अपर या संयुक्त या सहायक अधीक्षक या पुलिस निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर या थाने का भारसाधक पुलिस अधिकारी किसी ऐसे जुलूस को जो अंतिम पूर्ववर्ती धारा के अधीन अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों का वायलेशन करता है रोक सकेगा, और उसे या ऐसे किसी जमाव को जो किन्हीं यथापूर्वोक्त शर्तों का अतिक्रमण करता है बिखर जाने का क्या दे सकेगा? आदेश। इस पहले इतना समझिए, उसके बाद आईपीसी में कोरिलेट किया जाएगा। पहला नियम तो ये समझना है कि जो आपका लाइसेंस धारा 30 के तहत दिया गया है, या तो सभा करने के लिए, असेंबल होने के लिए, या जुलूस निकालने के लिए, अगर ऐसे लोग आपका लाइसेंस की कंडीशन का वायलेशन करते हैं तो ऐसी सभा या जुलूस को रोका जा सकता है। अब यहाँ जो क्वेश्चन बनता है कि रोकने का अधिकार किसको दिया गया है, तो दे देगा कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आपका थाने का भार साधक अधिकारी या इंस्पेक्टर, उपर्युक्त सभी। तो क्या कार्यपालक मजिस्ट्रेट को पावर है कि नहीं है? स्पष्ट लिखा है। थाने के भार साधक अधिकारी को पावर है कि नहीं? थानेदार को है। और आपका इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को है कि नहीं है? ये लोग सभा और जुलूस को क्या करेंगे? रोक देंगे। उसके बाद बिखर जाने मतलब तितर बितर होने का क्या देंगे? आदेश। अगर ये जमाव आदेश के बावजूद भी तितर बितर नहीं होता तो उसका क्या परिणाम होगा? तो सीआरपीसी भी कोरिलेट करनी पड़ेगी और आईपीसी भी। यानी कि एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन तितर बितर करने का आदेश दे सकता है? तो स्पष्ट लिखा है कोई मजिस्ट्रेट। यहाँ मजिस्ट्रेट मतलब न्यायिक नहीं, आपका कौन सा मजिस्ट्रेट? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। एसपी दे सकते हैं, डीवाईएसपी भी दे सकते हैं, लेकिन कहाँ तक के अधिकारी लिखा गया है? तो पुलिस निरीक्षक यानी कि आपका इंस्पेक्टर, या थाने का भार साधक अधिकारी यानी कि जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है, वह भी कह दे सकता है कि अब आप लोग शर्त का अपालन किए हैं तो आप क्या हो जाइए? बिखर जाइए, यहाँ से क्या हो जाइए? तितर बितर। पहले खंड 2 बता लिया जाए तब कोरिलेट किया जाए। जो कोई जुलूस या जमाव अंतिम पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन दिए गए किसी आदेश के पालन में उपेक्षा करता है या इनकार करता है, यानी कि तितर बितर होने का आदेश दिया गया और कोई सुन ही नहीं रहा है, या तितर बितर लोग होने से क्या कर दिए? डिनाई कर दिए, तो वह जमाव अब कैसा समझा जाएगा? अनलॉफुल यानी कि विधि विरुद्ध। तो तुरंत आप आईपीसी जोड़िए। आईपीसी में आपका अनलॉफुल असेंबली या अवैध सभा या विधि विरुद्ध जमाव कहाँ परिभाषित किया गया है? 141 में कम से कम कितने व्यक्ति? 5,
और कितने उद्देश्यों में से एक के लिए जुटे हों 5। अगर ये विध विरुद्ध जमाव हो गया, तितर बितर होने का आदेश दिया गया, लोग नहीं हुए, तो पहले सिविल बल का प्रयोग होगा और तितर बितर किया जाएगा। सिविल बल से स्थिति नहीं समझती तो केंद्रीय बल आ जाएगा। तो सीआरपीसी का 2 सेक्शन याद रखना है। सिविल बल का प्रयोग करके जमाव को तितर बितर करना सीआरपीसी की धारा 129 और सशस्त्र बल का प्रयोग करके जमाव को तितर बितर करना 130। एक बार आपका क्वेश्चन 129 से बना है कि सिविल बल का प्रयोग करने का आदेश कौन नहीं दे सकता, तो कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट, थाने का भार साधक अधिकारी, कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो कौन नहीं दे सकता? रट कर जाइए, कौन नहीं दे सकता? जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो धारा 30A में बताइए कौन तितर बितर होने का आदेश नहीं दे सकता? तो न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, आपका निरीक्षक, थाने का भार साधक अधिकारी। 4 ऑप्शन मैं बताया हूँ, कौन नहीं दे सकता 30A में? न्यायिक। ये न्यायिक कार्य करते हैं, जलूस वलूस को रेगुलेट नहीं करते। तो कौन दे सकता है? या तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस। अब पुलिस में कौन बताया गया। इस प्रकार आपका 3 जगह से जोड़िएगा इसको, सेकंड खंड को भाई। फिर हम बता दें आईपीसी की धारा 141, सीआरपीसी की 2 धारा देखिएगा 129, 130। इसके बाद आइए धारा 31 आइए। पुलिस लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी। यानी कि ये भी 31 में भी पुलिस की ड्यूटी है कि वह लोक सड़कों इत्यादि पर क्या बनाए रहे? आपका व्यवस्था बनाए रहे। यानी कि आपका मने व्यवस्था बनी रही, व्यवस्था चरमरा न जाए। तो कहाँ कहाँ व्यवस्था बनाए रखे? तो हर एक जगह तो पुलिस ही व्यवस्था बनाती है। आपका रोड पर, आपका चौराहा पर, आपका संगम पर जाइए तो कहाँ कहाँ व्यवस्था बनाएगी, बस वह लिस्ट देख लेना है। देखिए पुलिस का यह कर्तव्य होगा कि वह सड़कों पर, तो भाई सड़कों पर व्यवस्था बनाए रहे, जाम उम न लगे। आम आपका सड़कों पर, इसके बाद आपका लोक मार्ग पर यानी कि सार्वजनिक मार्ग पर, आपका इसके बाद आम रास्तों पर, घाटों पर, उतरने के स्थानों पर, और लोक समागम के यानी कि लोक सभा समागम माने जहाँ आम जनता जुटती है आपस में, लोग क्या करते हैं? पंचौरा। पंचौरा मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि गलत कार्य के लिए ही पंचौरा किया जाए, पंचौरा सही कार्य के लिए भी हो सकता है। तो देखिए आपका माने लोक समागम के अन्य सब स्थानों में व्यवस्था बनाए रखे और जमाओं और जलूसों के होने के अवसर पर लोक सड़कों और लोक मार्गों में लोक उपासना के समय उपासना स्थलों के आसपास और किसी भी अवस्था में जब किसी सड़क मार्ग आम रास्ता घाट या उतरने के स्थान पर भीड़ हो या उसमें बाधा होने की संभावना हो तो बाधाओं का क्या करे? निवारण। यानी कि काफी कर्तव्य हैं। यानी कि एक उदाहरण देखिए, बहुत ज्यादा नहीं। मान लीजिए कि कोई रोड है और वाहन वाले उल्टा सीधा लगा दिए हैं जिससे आम जनता को आने जाने में क्या हो रही है? बाधा। तो किसका कर्तव्य है कि भाई व्यवस्था बनी रहे, रोड खुला रहे? पुलिस का। तो पुलिस वाले जाते हैं, 4 डंडा बजाते हैं, तो वाहन टेम्पू वाले क्या करते हैं? भाग लेते हैं। देखे होंगे चौराहे पर नियम बनाए थे एसपी ने कि आप चौराहे पर न रुकिए, आस चौराहे से 50-25 मीटर दूर रुकिए। तो आप देख सकते हैं चौराहों पर आप ज़्यादा समय तक गाड़ी न रोकिए, केवल उतना ही समय रोकिए जितना कि यात्री चढ़ सकें और यात्री उतर सकें। उससे ज़्यादा रोकने का अधिकार नहीं है। ज़्यादा रोकते हैं तो पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, डंडा भी आपका बजाएंगे और 2-4 रुपया, 2-4 रुपया नहीं भाई, आपका अब 2-4 रुपया का जमाना गया, कुछ क्या करते हैं? डरवा कर वसूल भी लेते हैं और चालान भी अंत में कर देते हैं कि ये नियमों का क्या किया है? वायलेशन। तो भाई आपका डरवा के कुछ वसूल लिए कुछ पुलिस वाले।
तो इस प्रकार 31 आपका लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखना। अब 32 आ जाइए, ठीक पूर्ववर्ती 3 धाराओं के अधीन निकाले गए आदेशों की अवज्ञा के लिए शास्ति। तो ठीक पूर्ववर्ती 3 धाराएं कौन कौन हो गई, तो बताइए। तो अब धारा 32 किसकी पूरक धारा है, तो ठीक पूर्ववर्ती 3 धाराओं। तो 3 धाराएं कौन कौन हो गई, एक तो आपका 30 हो गई, दूसरा 30 है, और तीसरा कौन, 31। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि सेक्शन 32 किसकी सप्लीमेंट्री धारा है, किसकी पूरक धारा है। तो गलत ना हो, किस धारा की पूरक धारा है, दे देगा 30 की, 30A की, 31 की, उपर्युक्त सभी की। क्या मार कराएंगे, उपर्युक्त सभी। आपका देखिए 32 में ठीक पूर्ववर्ती 3 धाराओं के अधीन निकाले गए आदेशों का वायलेशन के लिए दंड। तो जो कोई व्यक्ति वायलेशन करेगा तो वह दंड का भागी होगा। और कितना दंड है, 200 रुपये से अनधिक जुर्माना, यानी कि बहुत कम दंड है। वो भी आपका न्यायालय में मुकदमा चलेगा, तब आपका मजिस्ट्रेट दोष सिद्ध करेंगे, तब तो सजा पाएगा। तो देखिए एक लाइन इसको, ठीक पूर्ववर्ती 3 धाराओं के अधीन निकाले गए आदेशों का विरोध या अवज्ञा करने वाला या संगीत के लिए या जमाओं और जुलूसों के आचरण के लिए पुलिस के जिला अधीक्षक, अपर जिला अधीक्षक, संयुक्त जिला अधीक्षक, सहायक जिला अधीक्षक द्वारा अनुदत्त मने दी गई किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों का, यानी कि लाइसेंस की शर्तों का वायलेशन जो भी व्यक्ति करेगा वह दंड का भागी होगा। और बहुत कम दंड है, ये न्यायिक दंड है, ये भी न्यायालय देता है, मुकदमा चलता है। तो अधिकतम कितना जुर्माना हो सकता है, आपका 200 रुपया, वही अंडरलाइन करना है। देखिए अगर जमाव विध विरुद्ध हो जाता है, थोड़ा इसमें समझिए, और भी धाराएं लगती हैं, क्योंकि आप कहेंगे कि इसमें तो भाई बहुत कम दंड है, इससे क्या मतलब, 200 रुपया जुर्माना भर देगा। लेकिन और भी आपको पढ़ना है। जैसे ही जमाव अनलॉफुल हुआ तो अनलॉफुल जमाव के लिए भी एक धारा लग जाएगी। और आईपीसी की किस धारा में विध विरुद्ध जमाव के लिए दंड है, तो अब धारा रटिए। 141 में विध विरुद्ध जमाव, 142 में सदस्य होना, 143 में दंड 6 माह का। तो अधिकतम 6 माह, तो एक धारा और लग जाती है। आपका आईपीसी की कौन सी धारा, 143, क्योंकि आपका जमाव क्या हो गया था, अनलॉफुल। अगर ऐसे जमाव के लोग बल या हिंसा का प्रयोग करने लगे तो एक सेक्शन और लगा देती है पुलिस, आपका बलवा का, राइट का। तो बलवा परिभाषित है आईपीसी 146, दंड 147, और घातक आयुध से करते हैं तो 148। इसके बाद पुलिस पर हमला कर दीजिए, आपराधिक बल का प्रयोग कर दीजिए, पुलिस के कार्य में बाधा डालिए, तो 7-8 सेक्शन तो पुलिस लगा ही देगी आईपीसी में। 186 से लेकर 353 तमाम आईपीसी की धाराएं। अब उतना संभव नहीं है कोरिलेट करना, बहुत लंबा एरिया चला जाएगा। लेकिन दिमाग में एक लाइन बैठाइए कि केवल 32 पर्याप्त नहीं है, 32 के अलावा और भी सेक्शन है आईपीसी के जो आबली काबली करके क्या किए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं। क्योंकि 32 में तो आपका दंड की मात्रा काफी क्या है, कम है, इस इतने से क्या होगा। अब आइए 32 ए और 32 बी देखा जाए। जहां तक 32 ए और 32 बी की बात है, आपका 32 ए और 32 बी कब जोड़ी गई, तो 1985 में जोड़ी गई। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका, नहीं 85 यहाँ लिखा है भाई, उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम, हाँ 1985 है भाई। हाँ देख लेते हैं भाई, 85 लिखा है, 1985। ये
इसको हम देख लेंगे भाई, आपका इसमें तो नोट्स में देखिए तो क्या लिखवा गया है। देखिए इसको देख लेंगे, 84 की 85, फिर एक बार इसको देखिए पढ़िए अब, उसको छोड़ दीजिए अभी। इसको कल हम और देख के सोमवार को बता देंगे भाई। जो आपका मान लीजिए एक दो पॉइंट आपका फंस गया तो उसी में नहीं रहना है, आपका आगे भी बढ़ जाना है, फिर उसको बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखिए भाई, आगे पहले इसको भूमिका देखिए, तब तो जब भी ये सेक्शन पढ़िए इसके लिए फिर आपका कोरिलेट करना पड़ेगा सीआरपीसी में और आपका आईपीसी में। जो प्रावधान आपका 32A में है वही सेम प्रावधान आपका सीआरपीसी की धारा 144A में है। तो बेयर एक्ट पर ही लिख लेना चाहिए कि 32A आपका पुलिस अधिनियम आब्लिक सीआरपीसी की धारा 144A कैपिटल ए लिखना है। और जो 32B में दंड है आपका उसको आईपीसी से जोड़ना है। और सेम लगभग प्रावधान है 153 क या इंग्लिश में कहेंगे तो 153 AA कैपिटल ए लिखना है। जो ये आपका 153AA, देखिए इसको भाई समझाना पड़ेगा थोड़ा, यहाँ से आपका टेक्निकल क्वेश्चन बनता है। इसको एक बार आपका थोड़ा डिटेल में हम चलते हैं, पहले भूमिका देखिए उसके बाद बैरेक्ट में कोई दम नहीं रहेगा। वैसे भूमिका में ही आपका लगभग सभी बातें कंफर्म हो जाएंगी, उसके बाद एक बार बैरेक्ट जरूर बताया जाएगा लास्ट में। लेकिन एक बार आप भूमिका देखिए। सबसे पहले हम उठाते हैं सीआरपीसी की धारा 133, 144 और 144 से। तीन धाराएं पहले याद रखिए। अगर सीआरपीसी की धारा 133 के तहत पब्लिक न्यूसेंस को हटाने का कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने आपका कंडीशनल आर्डर दिया है, सशर्त आदेश दिया है और आदेश अंतिम कर दिया गया बाद में, और कोई व्यक्ति उस आदेश का अवज्ञा करता है, वायलेशन करता है, पालन नहीं करता, तो ऐसा एक तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट बल का प्रयोग करके पालन करवा देंगे, और दूसरा इसका इफेक्ट ये होगा कि जो व्यक्ति पालन नहीं करता वह आईपीसी की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा। यानी कि 133 के लिए दंड कहाँ दिया गया आईपीसी में, लोक सेवक का आदेश क्या करना, न मानना, या लोक सेवक के आदेश की क्या करना, अवहेलना। अब आइए सीआरपीसी की धारा 144 देखिए, दूसरा एंगल। अगर पब्लिक न्यूसेंस का अर्जेंट मामला है, यानी कि तत्काल कार्यवाही आवश्यक है, दंगा को रोकना, बलवा को रोकना इत्यादि, तो 144 लागू होती है सीआरपीसी की। और एक पक्षीय आदेश भी दिया जा सकता है। 144 में ये है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट जब आदेश देते हैं तो समय याद रखिएगा अधिकतम 2 माह के लिए, और राज्य सरकार चाहें तो इसको बढ़ा सकती हैं अधिकतम कितने माह के लिए, 6, तो हर हाल में अवधि कितनी हो गई, 8 माह। जैसे कोरोना काल में आपका सेक्शन 144 लगातार अप्लाई रहा, लगातार चलता रहा और लागू रहा कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह एकत्र न हो, और अगर इसका वायलेशन कोई व्यक्ति करता है तो वह दंड का भागी होगा 188 के तहत। ये कांगनिजेबल या संज्ञेय अपराध हैं, भले दंड की मात्रा कम है। यानी कि ऐसे मामलों में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एनसीआर नहीं, संज्ञेय मामला है तो क्या दर्ज होगी, एफआईआर।
तो FIR 188 के तहत खूब दर्ज हुई थी कोरोना काल में कि आपने 144 सेक्शन का क्या किया, वायलेशन। तो 144 में पब्लिक न्यूसेंस है, उल्लंघन करेंगे तो किस धारा में दंडित किया जाएगा, IPC 188। अब 144 से आइए, 144 ए का उल्लंघन करना 153 AAIPC में दंडनीय है। तो 144 ए जब भी पढ़िए तो सेम प्रावधान पुलिस एक्ट के किस में दिया गया है, 32 है। और 153 ए में दंड है तो पुलिस एक्ट की धारा आपका 32 बी में दंड है। यानी कि 32 ए के लिए दंड का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो 32 बी में। तो दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। देखिए हम बता रहे हैं दोनों को, पहले भूमिका देखिए, इसका इतिहास भी थोड़ा देखा जाता है, हल्का से 1-2 मिनट, भले समय कम हो, लेकिन भाई कंसेप्ट क्लियर कराना भी जरूरी है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इस समय कंसेप्चुअल आ रहे हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं रहते। ये मुख्य रूप से जो RSS वाले हैं, ये कहीं भी अपना कैंप लगा देते थे और बेलचा, छड़ी या डंडा लेकर या चिमटा लेकर कह सकते हैं, यानी कि आपका PT परेड शुरू कर देते थे, यानी कि या तो व्यायाम शुरू कर देते थे या आपका लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू कर देते थे। तो जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी तो उसने कानून में संशोधन किया, 144 ए बनाया और ये कहा कि अगर किसी वर्ग या समूह के लोगों द्वारा आपका या कुछ व्यक्तियों द्वारा आपका आयुध सहित, यानी कि हथियार सहित, जिसमें कि छड़ी, आपका डंडा इत्यादि भी शामिल हैं, अगर सामूहिक रूप से लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए या व्यायाम किया जाए, PT परेड किया जाए और DM को लगे कि इससे आपका समाज में असुरक्षा फैल रही है, किसी वर्ग में असुरक्षा की भावना फैल रही है, तो केवल और केवल यहाँ जो पावर दिया गया है वह DM को दिया गया है, SDM को नहीं। पहला पॉइंट याद रखना है। जिला मजिस्ट्रेट तो ऐसी दशा में इनको रोक सकते हैं, जिला मजिस्ट्रेट आदेश देंगे 144 ए के तहत और सामूहिक रूप से PT परेड और व्यायाम और प्रशिक्षण देने पर क्या उस इलाके में लगा सकते हैं, रोक। अब केवल DM देंगे, याद रखिए DM नहीं, केवल यहाँ क्या है, जिला मजिस्ट्रेट। ये भी क्वेश्चन आ सकता है CRPC में। अगर DM आदेश दिए हैं तो ये आदेश कितने दिनों तक प्रभावी रहेगा, 3 माह, और राज्य सरकार चाहे तो इसे बढ़ा सकती है और 6 माह के लिए, यानी कि टोटल अवधि कितनी हो गई, 9 माह। 144 में कितनी थी, 8 माह, इसमें कितनी है, 144 में कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट था, इसमें कोई नहीं, कौन केवल हैं, DM साहब हैं। अब आगे बढ़िए, अगर कोई व्यक्ति 144 ए के तहत दिए गए आदेश का उल्लंघन करता है और PT परेड हथियार सहित क्या करता है, उस सहित शुरू उस इलाके में, तो ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा और किस धारा में होगा, IPC की धारा 188 न मार दीजिएगा, IPC की किस धारा में, 153 AA, और दंड की मात्रा 6 माह का कारावास और 2000 रुपया जुर्माना। तो दंड की अधिकतम मात्रा कितनी है, 6 माह का कारावास या 2000 रुपया तक का और है क्या है भाई, और 2000 रुपया जुर्माना। इसके बाद सेम प्रावधान आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। जो 144 ए में हमने बताया, एकदम लगभग सेम प्रावधान किस में है, 32 ए में,
और जो हमने आईपीसी किसमें दंड की मात्रा बताई 153 ए में, वह आपका किसमें दंड की मात्रा है 32 बी में। तो 32 बी किसकी सप्लीमेंट्री सेक्शन हो गई 32 ए की। 32 बी कब लागू होगी, जब पहले किस धारा के तहत आदेश दिया गया हो 32 ए। अब आपका बेयर एक्ट पढ़ाना सही रहेगा। देखिए भाई बेयर एक्ट आपका, अब बेयर एक्ट सही रहेगा। देखिए सामूहिक ड्रिल या सामूहिक प्रशिक्षण आदि को निषिद्ध करने की शक्ति। तो पहला देखिए जिले का मजिस्ट्रेट। तो बताइए आपका जिले का मजिस्ट्रेट तो 144 से जोड़ते रहिए, वहाँ भी हमने किसको बताया जिले का मजिस्ट्रेट। जब लोक या लोक सुरक्षा या लोक परिशांति रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझता है तो या तो सार्वजनिक सूचना द्वारा अथवा किसी स्थान में निवास करने वाले व्यक्ति को आदेश द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले किसी भाग में अस्त्र ले जाने, यानी कि हथियार के साथ आप न घूमिए। अथवा सामूहिक ड्रिल, यानी कि आपका कह सकते हैं अथवा अस्त्र लेकर सामूहिक प्रशिक्षण लेने से रोक सकता है, यानी कि हथियार लेकर न चलिए, आप सामूहिक रूप से ट्रेनिंग न दीजिए और सामूहिक रूप से हथियार सहित आप पीटी परेड या व्यायाम न करिए। ये कौन रोक सकता है, केवल डीएम। जहां यह युक्त युक्त आशंका उत्पन्न होती है कि डीएम को यह लगता है, युक्त युक्त आशंका में रिजनेबल कह सकते हैं, लगता है कि ऐसे सामूहिक ड्रिल अथवा सामूहिक प्रशिक्षण में भाग लेने के कारण लोगों के अंदर या उसके किसी वर्ग के बीच भय उत्पन्न हो सकता है अथवा असुरक्षा की भावना जाग सकती है। तो चूंकि मुख्य रूप से आरएसएस वालों को रोकने के लिए बनाया गया, अब तो सरकार ही आरएसएस की है तो कौन रोके। अब तो जहां मन करता है वहां पीटी परेड शुरू, कोई रोकने वाला है नहीं, क्योंकि सरकार ही किसकी है भाई, आरएसएस ही सरकार को चला रही है। वो तो नाम मोदी जी का है, योगी जी का, लेकिन बैकडोर से काम किसका है। जैसे कि नाम राष्ट्रपति का, लेकिन राष्ट्रपति तो केवल आपका नाम मात्र का ही तो प्रधान है, एक्चुअल पावर मंत्री पर्सन। जो पीएम कहते हैं राष्ट्रपति करता है। तो जो मोहन भागवत कहते हैं उन्हीं की बात ज़्यादातर भाजपा में क्या होती है, मानी जाती हैं। चाहे मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, मंत्री मुख्यमंत्री यूपी का ही बनने वाला था कोई दूसरा, 1 मिनट में मोहन भागवत का फोन गया और 1 मिनट में कौन बाबा बन गए, योगी। भाई कोई मनोज सिन्हा बनने वाले थे और 1 मिनट में पूरी तैयारी हो रही थी और 1 मिनट में फोन गया तो आपका बदल गया। तो जितने आयोग में अध्यक्ष बन रहे हैं, जितने मेंबर बन रहे हैं, यहाँ तक कि संघ लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष इस समय बनाया गया है आपका, वो भी आरएसएस माइंडेड है, आरएसएस का कार्यकर्ता है। तो यही हमारे राहुल गांधी जी बार बार अटैक कर रहे हैं कि आप 90% जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वहाँ तो आरएसएस को बैठा दिए। यहाँ तक कि आप जेएनयू में भी वाइस चांसलर आरएसएस वाला बैठा दिए, जो बच्चों की सुन नहीं रहा है। तो जेएनयू को सुधारने चला है और कुछ हद तक तो सुधार ही दिया है। नारा और आप कम लग रहा है, बवाल भले हो जाए, नारा क्या लगता है, कम लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कुल मिलाकर कि जो ये डीएम है, अगर पीटी परेड या प्रशिक्षण या ट्रेनिंग से सामूहिक हथियार लेकर लोगों में असुरक्षा की भावना या समाज के किसी वर्ग में असुरक्षा की भावना पैदा होती है तो ये रोक सकता है। और रोक दिया अगर इलाके में, और कोई व्यक्ति इस धारा का क्या किया वायलेशन, तो आईपीसी की किस धारा के तहत 153 ए, पुलिस एक्ट की धारा के तहत 32 बी के तहत। अब आपको दिमाग एक लाइन ये लगाना है कि भाई 32 बी में भी वही अपराध है और आपका कह सकते हैं
कि आईपीसी में भी वही अपराध है, तो इल्ज़ाम तो दोनों का लगेगा, लेकिन क्या दंड 2 बार दिया जाएगा दोनों धाराओं में अलग अलग? नहीं। तो इसको चूंकि समय भी हो गया एविडेंस का, नहीं तो और बताया जाता। तो भाई 15 मिनट बाद भाई एविडेंस चलेगा। और इंग्लिश की क्लास लगभग 9:30 बजे से, अब 9:25-30 से शुरू कराई जाएगी। आपका 9:15 बजे तक सर पढ़ाएं, यानी कि सर का समय थोड़ा कम किया गया है भाई, 45 मिनट ही पढ़ाएं। और आपका जो एपीओ की क्लास है धीरे धीरे बढ़ाई जा रही हैं। तो 15 भाई पढ़ाने को तो और पढ़ाया जा सकता है, लेकिन एविडेंस भी आगे बढ़ाया जाए तो आपका 15 मिनट बाद भाई एविडेंस चलेगा। आपका परिभाषा कम से कम भाई पूरी हो ताकि आगे बढ़े एविडेंस। 15 मिनट ब्रेक रहेगा भाई। देखिए आपका डिफिनीशन क्लास आपका चल रहा था ये एविडेंस एक्ट में, और इसमें आपका जो परिभाषाएं पढ़ाई गई हैं उधर से भी आपका क्वेश्चन बनता है। पहली परिभाषा पढ़ाई गई कोर्ट की, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है। दूसरा आपका तथ्य बताया गया, वहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है। तीसरा आपका बताया गया था सुसंगत, यहाँ से भी पिछली बार जे में भी क्वेश्चन बना। फिर विवादक तथ्य यानी कि फैक्ट इन इशू बताया गया, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन चुका है। और ज़्यादातर बनता है समस्यात्मक क्वेश्चन कि आपका 4 ऑप्शन देगा, और उसमें जो नया मॉडल है कि कौन विवादक तथ्य है या कॉमन नहीं है, ये पूछा जाता है ज़्यादा। तो आपका बताया गया था कि अगर मामला 6 से 55 तक आ जाए तो वह सुसंगत, और न आए तो क्या होगा? विवादक। इसके बाद आपका दस्तावेज से भी क्वेश्चन बनता है और डॉक्यूमेंट से। दस्तावेज से भी आपका क्वेश्चन बनता है, और डॉक्यूमेंट से एक 2-3 बार तो रिपीट किया है। बेस्ट का उदाहरण कि एक दूधिया है, वह गिनती नहीं जानता, जितनी दूध की मात्राएं दे रहा है, एक या तो लकड़ी का पटरा दे देगा या दीवार पर चिन्ह बना रहा है। तो जो वो चिन्ह बनाया है वह साक्ष्य होगा कि नहीं होगा, और कौन सा साक्ष्य होगा पूछा गया है। तो डॉक्यूमेंट्री यानी कि दस्तावेजी। क्यों दस्तावेजी? क्योंकि दस्तावेज की जो परिभाषा हमने बताया था उस परिभाषा पर ये बात स्पष्ट रूप से सेट होती हैं। तो दस्तावेज की परिभाषा क्या है? तो किसी विषय को यानी कि दूध की मात्रा को किसी पदार्थ पर यानी कि लकड़ी के पटरे पर अंक द्वारा, तो अंक तो है नहीं, शब्दों द्वारा तो शब्द भी नहीं है, लेकिन तीसरा था चिन्हों द्वारा या इनमें से किसी एक, एक माने तीनों में से एक, या किसी दो द्वारा या तीनों द्वारा अभिलिखित किया गया है। और उद्देश्य ये है कि भविष्य में हम इसे अभिलेखन के रूप में प्रयोग करेंगे या प्रयोग किया जा सकता है, संभावना है। तो किस लिए ये प्रयोग करेगा जो चिन्ह बनाया है? कि जब दूध की मात्रा को लेकर विवाद होगा तो ये लकड़ी का पटरा वह क्या करेगा? प्रस्तुत। तो ये आपका दस्तावेज है कि नहीं है? अब यह है कि प्राथमिक साक्ष्य है कि द्वितीयक, मूल कापी है कि सेकेंडरी मूल। भाई ये लकड़ी का पटरा पर बना दिया तो कैसा साक्ष्य है? प्राइमरी एविडेंस है। इसके बाद दस्तावेज कितने प्रकार के होते हैं पूछ ले? 2 प्रकार, एक सार्वजनिक एक प्राइवेट। सेक्शन रट कर जाइएगा। 74 में पब्लिक डॉक्यूमेंट और प्राइवेट डॉक्यूमेंट किस में है? आपका 75। दस्तावेजी साक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीयक। सेक्शन बताया गया था। इसके बाद आपका इलस्ट्रेशन बताया था, मैं फिर एक बार बता दूं भाई लीगल तौर पे, क्योंकि ऐसे तो मैं बता ही दिया हूं, क्योंकि उदाहरण से भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन दस्तावेज है। तो दृष्टांत ही आता है, देखिए कह करके। लेख दस्तावेज है, यानी कि आप कापियों पर लिख रहे हैं
तो क्या ये डॉक्यूमेंट माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा। मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटो चित्रित सब, यानी कि जो मुद्रा उद्रा मारी जाती हैं वह भी आपका मुद्रित, वो भी दस्तावेज। शिला मुद्रित यानी कि पत्थर पर जो लिखा गया है वो भी दस्तावेज। अब फोटो चित्रित यानी कि आपका फोटो वोटो बना दिए, किसी का स्केच ही बना दिए, चाहे आप सोशल मीडिया पर बनाइए या हाथ से बनाइए या फोटो खींच कर बनाइए, तो क्या वह डॉक्यूमेंट माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा। जो मानचित्र या नक्शा है, क्या वह डॉक्यूमेंट माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा। जो रेखाएं रेखाएं खींची गई हैं, जो चिन्ह खींचे गए हैं, वह भी डॉक्यूमेंट हैं। धातु पट या शिलापट पर उत्तीर्ण लेख, यानी कि आपका लोहे पर, चांदी पर या पत्थर पर जो लेख लिखे गए हैं, जो स्तंभ आपका इतिहास में मिलता है, वो भी आपका दस्तावेज। और अंतिम ज्यादा पूछा जाता है उपहासांकन, यानी कि कार्टून कहिए, जो कार्टून बनाए जाते हैं वह क्या डॉक्यूमेंट हैं कि नहीं है? चाहे आप कार्टून कागज पर बनाइए या मोबाइल से बनाकर फेसबुक पर अपलोड करिए या सोशल मीडिया पर अपलोड करिए, ये भी क्या माने जाएंगे? तो बताइए, अगर कॉपी पर बना दिए तब तो आपका दस्तावेज, लेकिन सोशल मीडिया पर बना दिए तो उसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट में ही शामिल हैं, अलग नहीं है भाई। आपका अभी हम बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख किस में शामिल हैं। ओरल में, यानी कि आपका डाक ये किस में शामिल है? दस्तावेज में ही शामिल है, ये नहीं कि मौखिक मार दीजिएगा। आगे देखा जाए, इसके बाद आपका जो परिभाषा आती है वह एविडेंस की परिभाषा आती है। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बना है। पिछली बार जो क्वेश्चन बना था वह आपका विद्वान की परिभाषा बन गया था, सामंड की। तो यहाँ से पहले क्वेश्चन का मॉडल देखा जाए, उसके बाद अन्य चीजें बताई जाए। जहाँ तक एविडेंस की बात है, जो फैक्ट होता है, जो आपने पहली परिभाषा तथ्य पढ़ी, अगर उसी को न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो साक्ष्य होता है उसका औजार तथ्य होता है। तथ्य को ही एविडेंस के रूप में कोर्ट में क्या किया जाता है? प्रस्तुत। समस्या ये आई कि क्या सभी घटनाओं को, सभी बातों को, सभी फैक्ट को या सभी तथ्य को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा? नहीं। केवल किन तथ्यों को, किन घटनाओं को? तो जिनका वर्णन 5 से लेकर कहाँ तक किया गया है? 55। यानी कि जिनका और जिन तथ्यों का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है। तो किन तथ्यों को हम एविडेंस के रूप में प्रस्तुत करेंगे? तो दो तथ्य हैं। पहला, जो फैक्ट इन इशू हो, यानी कि जो विवादक तथ्य हो, और दूसरा, जिन्हें 6 से लेकर 55 तक क्या घोषित किया गया है? सुसंगत, यानी कि उचित। तो कितने तथ्यों को एविडेंस में पेश करेंगे? दो को। कौन कौन आपका है? एक फैक्ट इन इशू, दूसरा कौन? रेलेवेंट फैक्ट। कौन सी धारा बताती है? 5। हम नहीं अपने मन से बता रहे हैं, कौन सी धारा? 5। तो पहले साक्ष्य की परिभाषा जो बेयर एक्ट में है वो देख लिया जाए, और तब यहाँ थोड़ा एरिया ज़्यादा है और एक क्वेश्चन निश्चित बनता है। एंगल बता दिया जाए कौन कौन। क्या हुआ? क्या हुआ? गर्मी लग रही है क्या? तो घुमाइए। और घूम रहा है ना वो, उसका पट्टी घूम रहा है ना इधर उधर, उसका पट्टी।
चलिए थोड़ा देर पढ़िए और भाई गर्मी तो है ही, थोड़ा क्या किया जाए, बर्दाश्त करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। देखिए फिर आपका एंगल पहले पकड़ लिया जाए, उसके बाद एक एक एंगल से चला जाए। एक तो एविडेंस शब्द का अर्थ जानना है, पहला नियम। दूसरा विद्वानों की परिभाषा, जो पिछली बार सामंड की पूछ लिया था, विद्वान किसने क्या कहा। तीसरा आपका बेयर एक्ट की परिभाषा। चौथा एविडेंस के प्रकार देखना है। और पांचवा प्रकार में आपका ये दो ही प्रकार लीगल तौर पे हैं, एक ओरल यानी कि एक मौखिक और दूसरा डॉक्यूमेंट्री। लेकिन विद्वानों ने इन्हीं दो प्रकारों का बंटवारा कर दिया है 8 प्रकार में, और वह 8 प्रकार भी आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पूछा जाता है कि साक्ष्य होगा कि नहीं और किस में आएगा। इसके बाद आपका कौन एविडेंस है और कौन नहीं है। तो ये लिस्ट मैं अलग से लिखवा चुका हूँ सामान्य बातों में। हमें लगता है कि 25 से 30 लिस्ट में लिखवाया था, और कौन एविडेंस है कौन नहीं है ये केस सहित मैं लिखवाया था। जैसे स्थानीय निरीक्षण हुआ, स्वीकृतियां हुई, आपका इत्यादि एफआईआर हुआ, इत्यादि बातें हम केस सहित क्या किए हैं, लिखवा दिए हैं। तो अब पढ़ना नहीं है आपका। शुरुआत पहले बेयर एक्ट से किया जाए, तब आपका एक एक पॉइंट चला जाए। देखिए बेयर एक्ट से कैसे पूछा जाता है। एविडेंस शब्द से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है, यानी कि एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड, यानी कि अपने में क्या समाहित करता है। इंक्लूड माने समाहित करना। तो दो खंड दिए गए हैं। पहला खंड, वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा या परमिशन देता है या अपेक्षा या आशा करता है। तो आपका जो प्री में क्वेश्चन बना है कि आपका साक्ष्य का मतलब क्या हुआ, तो पहला आपका देखना है कि अगर न्यायालय किसी विषय के बारे में इंक्वायरी कर रहा है, तो ऐसी दशा में न्यायालय गवाहों को अनुज्ञा देता है कि आप इस विषय में कुछ बोलिए, या न्यायालय आशा करता है कि जिस विषय पर जांच न्यायालय कर रहा है ये गवाह कुछ बोलेगा। या तो अनुज्ञा देता है या क्या करता है, अपेक्षा करता है। तो ऐसे कथन को हम क्या कहेंगे, आपका ओरल एविडेंस, यानी कि मौखिक साक्ष्य। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पूछे कि मौखिक साक्ष्य किसे कहा जाता है, तो वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के संबंध में न्यायालय अपने समक्ष गवाहों को आपका कुछ बोलने की परमिशन देता है, या न्यायालय क्या करता है, आशा करता है कि ये व्यक्ति इस विषय पर जो विवाद है कुछ मुख से क्या करेगा, बोलेगा। तो अगर ऐसा मामला है तो ऐसे कथन को हम क्या कहेंगे, साक्ष्य को ओरल एविडेंस। यानी कि पहला खंड किसको गवर्न करता है, मौखिक साक्ष्य। बताएंगे अभी मौखिक साक्ष्य डिटेल में, साक्ष्य के पहले प्रकार ही बताया जाएगा। दूसरा आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को बताया गया है। न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें जिनमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल हैं, यानी कि कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट पेश किया गया है, जिसमें यानी कि डॉक्यूमेंट में ही क्या शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शामिल हैं, तो ऐसी दस्तावेजें कैसा साक्ष्य कहलाएंगी, दस्तावेज। इसका मतलब ये हुआ कि वास्तविक रूप में अगर हम देखें तो साक्ष्य को परिभाषित न करते हुए एविडेंस को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला ओरल, जो मुख से बोला जाएगा जांचाधीन विषय में, और दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो जो दस्तावेज कोर्ट में क्या की जाएगी, पेश की जाएगी। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में ही
कौन सा एविडेंस समाहित है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। तो अगला क्वेश्चन बना कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को क्या माना जाता है? ओरल की, डॉक्यूमेंट्री की, दोनों के, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार्क कराएंगे? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये कब जोड़ा गया इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख? तो आपका जवाब रहेगा सन 2000 में। किस कानून द्वारा संशोधन करके? आईटी एक्ट द्वारा। ये संशोधन कब से लागू हुआ? तो 17 अक्टूबर सन 2000 को लागू हुआ। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की परिभाषा आईपीसी में भी आपको याद रखना है, 29A 29A में। अब आइए ये जो प्रकार है, अब 8 प्रकार देख लिया जाए। विद्वानों ने ये 2 प्रकारों को आपका कह सकते हैं कि विस्तृत कर दिया है, और विस्तृत करने के बाद इस 2 प्रकारों में से 8 प्रकार निकाल दिया है। तो एक बार बिहार इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बना कि काइंड्स ऑफ एविडेंस बताइए। तो एक लड़के ने बताया कि 2 काइंड्स के एविडेंस होते हैं, एक ओरल और दूसरा डॉक्यूमेंट्री। तो आयोग जो भी कारण हो, आयोग ने कहा कि क्या और एविडेंस नहीं होते? इसका मतलब कि आयोग ये चाहता है कि जो 8 जो साक्ष्य के प्रकार हैं वह आप जानिए और वह बताइए। तो एक एक प्रकार से रूबरू होइए और यही क्वेश्चन आपका बनता है। एक एक प्रकार भाई देखिए अच्छे से, आपका जो साक्ष्य के ये 2 प्रकार हैं, इसी को हम खींच तान करके विद्वानों ने कितने भागों में बांटा है? 8 में। यानी कि 8 जो प्रकार हैं, एक लाइन और याद रखिए, या तो मौखिक में वह आएगा या किस में आएगा? दस्तावेजी, क्योंकि इसी को तो बंटवारा किया जा रहा है। तो पहला नियम देखिए 8 प्रकार में से, पहला आपका ओरल एविडेंस देखते हैं, यानी कि मौखिक साक्ष्य। इस पर भी आपका क्वेश्चन बनता है। जहां तक ओरल एविडेंस की बात है, मौखिक साक्ष्य की बात है, मौखिक साक्ष्य क्या होता है? तो पहले तो बेयर एक्ट की भाषा उठाएंगे कि जांचाधीन विषयों के बारे में न्यायालय किसी गवाह या साक्षी से आपका किसी साक्षी को अनुज्ञा देता है या आशा करता है कि वह अपने मुख से कुछ क्या करेगा, इस विषय में बोलेगा। तो बेयर एक्ट की भाषा तो यही बता रहे हैं कि इसी को हम क्या कहेंगे? ओरल। लेकिन अब सामान्य बातें जानिए, इस पर आपका केस भी जानना है। पिछली बार जे में 2-3 क्वेश्चन आया था, को रिलेट करके ही पढ़ना है। तो जब कोई साक्षी अपने मुख से बोले गए शब्दों द्वारा न्यायालय में साक्ष्य देता है, उसे ओरल या मौखिक साक्ष्य कहा जाता है। यानी कि जब कोई साक्षी अपने मुख से बोले गए शब्दों द्वारा न्यायालय में साक्ष्य देता है, तो उसे ओरल या मौखिक साक्ष्य कहते हैं। अब समस्या यही गंभीर है कि अगर कोई साक्षी बोलने में असमर्थ है तब क्या होगा? तो अगर कोई साक्षी बोलने में असमर्थ है तो इसके लिए एक स्पेशल सेक्शन बना है, जिससे पिछली बार जे में 2 क्वेश्चन आया था। वह सेक्शन समझिए 119। अगर कोई साक्षी बोलने में असमर्थ है तो 119 धारा लागू होगी। वह अपना कथन चिन्ह बनाकर, संकेतों द्वारा, इशारों द्वारा या अन्य किसी प्रकार से दे सकता है, जिसे वह अपने कथन को बोधगम्य बना सके, यानी कि न्यायालय को समझा सके। तो अगर वह लिख कर देता है, बोलने में असमर्थ है तो लिख कर भी दे सकता है, चिन्ह भी बना सकता है, इशारा या संकेत भी कर सकता है। यही आपका क्वेश्चन बना था कि अगर ऐसा कोई साक्षी जो बोलने में असमर्थ है अपनी बातें लिख कर देता है, तो ये जो लिख कर दिया है इसे क्या माना जाएगा? ओरल एविडेंस की डॉक्यूमेंट्री। तो ओरल माना जाएगा, डॉक्यूमेंट्री नहीं। तो फिर आया कि वास्तव में तो वह लिख कर दिया है
और माना जा रहा है मौखिक, तो इसी को कहते हैं डीम्ड। डीम्ड मतलब मानद। तो पूछा गया था प्रकल्पित मौखिक साक्ष्य का सिद्धांत कहाँ है, डीम्ड ओरल एविडेंस कहाँ है, ये पूछा गया था। तो किस धारा में, 119। दूसरा ये आपका आता है, आपका एक तो ये दे दिया था कि भाई प्रकल्पित मौखिक साक्ष्य या डीम्ड क्या है, और दूसरा आपका लिख कर देता है तो कैसा साक्ष्य माना जाएगा, ओरल। इस पर एक केस याद रखना है, क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का, जो लगातार पूछा जा रहा है, लोग सोशल मीडिया पर भी पूछते रहते हैं। देखिए हुआ क्या था, क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला के केस में एक दुलारी नामक बेश्या थी, उसका गला काटा गया था, सांस नली कट गई थी, वह उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। तो मजिस्ट्रेट साहब आए उसका 164 का बयान लेने के लिए, तो बोल नहीं पा रही थी। तो मजिस्ट्रेट साहब ने कुछ अभियुक्तों का नाम लिया, और जब अब्दुल्ला का उन्होंने नाम लिया तो वह सिर हिलाई और इशारा की, मैंने सकारात्मक सिर हिलाई, इशारा की। उसके 2 दिन बाद मर गई। अब्दुल्ला पर मुकदमा चला। जो इशारा वह की थी, संकेत, उसको मौखिक कथन माना गया, और चूंकि मर गई थी तो एविडेंस की धारा 32(1) में वह डीडी में कन्वर्ट हो गया, और अब्दुल्ला को निचले न्यायालय ने हत्या के लिए सजा दे दी। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील हुई, 4 जजों की बेंच बैठी, 3-1 से निर्णय आया। अल्पमत में निर्णय जस्टिस महमूद ने दिया, मुख्य न्यायाधीश पैथरम थे। 3 जजों ने बहुमत का फैसला दिया और ये कहा कि मृत्युकालिक कथन इशारों द्वारा किया जा सकता है, संकेतों द्वारा, और जो संकेत किया जाएगा वह मौखिक साक्ष्य होगा कि दस्तावेजी, मौखिक। क्या माना जाएगा। अब इसमें लोग दिमाग उल्टा चलाते हैं कि अब्दुल्ला का केस किससे संबंधित है, तो 3 जजों ने तो मृत्युकालिक कथन माना, तो 32वां यानी कि मृत्युकालिक कथन। एक जो जज थे आपका जस्टिस महमूद, उन्होंने अल्पमत में निर्णय दिया और ये कहा कि आपका ये जो इशारा की है यह उसका कंडक्ट माना जाए, आचरण माना जाए घटना के बाद का, यानी कि पश्चातवर्ती। और किस सेक्शन में रेलेवेंट माना जाए, सेक्शन 8 में आपका पीड़िता का सबसिक्वेंट कंडक्ट, यानी कि पश्चातवर्ती आचरण। तो जब बहुमत 32(1) मान रहा है तो आपका यही क्वेश्चन बना था कि ऐसा क्वीन बनाम अब्दुल्ला का केस किससे संबंधित है। तो बहुमत जब आपका 32(1) मान रहा है तो मृत्युकालिक कथन मारिए, धारा 8 न मारिए। मैं फिर बता दूं, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि अल्पमत में कौन निर्णय दिया, आजकल ऐसा पूछ रहा है माइनॉरिटी में, तो जस्टिस महमूद दिए। और अगर ये पूछे कि महमूद ने किस सेक्शन में रेलेवेंट माना, तब आप मारिए 8, लेकिन ऐसे 8 न मारिए, क्योंकि कई लोग भ्रम में आ गए हैं और 8-8 रटे, 8 नहीं 32(1) उत्तराखंड में पूछा गया तो कई लोग गलत करके आए, गलत न हो। तो पहला प्रकार कौन हो गया, मौखिक। मौखिक जो साक्ष्य होता है इसी में से और हम 2 प्रकार निकालते हैं। देखिए आपका 2 प्रकार इसी में से और बंटवारा करना है, 3 हो जाएगा। एक आपका डायरेक्ट एविडेंस या प्रत्यक्ष साक्ष्य, या आपका कह सकते हैं निश्चायक साक्ष्य, कंक्लूसिव प्रूफ कंक्लूसिव एविडेंस कहा जाता है, या इसी को आई विटनेस भी कहा जाता है। यानी कि आपका दूसरा प्रकार कौन हो गया, प्रत्यक्ष साक्ष्य। अब ये देखिए, इसको कई नामों से जाना जाता है। प्रत्यक्ष साक्ष्य मतलब इंग्लिश में डायरेक्ट एविडेंस, डायरेक्ट मतलब सीधा हुआ। इसको हम आपका कंक्लूसिव एविडेंस भी कहते हैं, यानी कि निश्चायक साक्ष्य भी कहते हैं। तो कब मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष माना जाएगा, अब इसके लिए सेक्शन वाइज चलना पड़ेगा। धारा 60,
देखिए आपका, जब कोई व्यक्ति न्यायालय में अपने मुख से बोले गए शब्दों द्वारा साक्ष्य देता है और ये बताता है कि हजूर इस घटना को मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था, स्वयं अपने कानों से सुना था, या स्वयं मैं अपने इंद्रियों द्वारा बोधगम्य किया था, यानी कि स्वयं 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 रहे कि हमने स्वयं घटना देखी, स्वयं हमने सुना, स्वयं स्पर्श किया, स्वयं आपका स्वाद चखा था, या स्वयं हमने इसको सूंघा था पदार्थ को। तो जहाँ भी स्वयं 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 रहे तो वह कौन सा साक्ष्य होता है? डायरेक्ट। जैसे कि एक घटना हुई और एक आदमी अपनी आंखों से देखा, यानी कि आई विटनेस बन गया। आई विटनेस इसी को कहते हैं जो घटना को अपनी क्या करता है, स्वयं उसके आंखों के सामने घटना घटी हो। तो कानून ये कहता है कि जो भी ओरल एविडेंस होगा, जो भी मौखिक साक्ष्य होगा, सामान्यतः प्रत्यक्ष होगा, डायरेक्ट होगा। अर्थात वह व्यक्ति मौखिक साक्ष्य दे जिसने घटना देखी हो, सुनी हो, या इंद्रियों द्वारा क्या किया हो, बोधगम। कौन सी धारा में बताया गया है? तो सामान्यतः मौखिक साक्ष्य क्या होना चाहिए? प्रत्यक्ष। अब तीसरा आ जाइए, धारा याद रखे कौन सी धारा में? 60। तीसरा जो साक्ष्य का प्रकार है वह हियर से एविडेंस है, मौखिक साक्ष्य में ही आएगा। हियर से एविडेंस मतलब श्रुत साक्ष्य, श्रुत साक्ष्य मतलब अनुश्रुत साक्ष्य। अब अनुश्रुत साक्ष्य होता क्या है, इसका नियम क्या है, अपवाद क्या है, यही तीन बातें बार बार पूछी जा रही हैं कंपटीशन में। तो हियर से एविडेंस का नियम क्या है? भाई गलत ना हो, उल्टा नियम चलेगा। अनुश्रुत साक्ष्य पहले समझिए भाई, एक दिन मैं बताया था अनुश्रुत साक्ष्य पर, मैं एक उदाहरण बताया था सांप वाला। जैसे अनुश्रुत साक्ष्य पर ये उदाहरण बताया था कि मान लीजिए कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन है और एक हाथ का सांप मारा गया, एक आदमी अपनी आंखों से सांप को देखा था, तो आई विटनेस हो गया, प्रत्यक्ष साक्ष्य वो मौखिक। अब वह ट्रेन में बैठा तो लगा पहले दो चौरा किया, यानी कि बगल वाले आदमी से कहा कि सांप बहुत बड़ा था, मारा गया एक हाथ का। फिर बगल वाला जाकर अन्य लोगों से कहा दो हाथ का, तीन हाथ का। लखनऊ स्टेशन तक जाते जाते पूरे ट्रेन में चर्चा हो गई कि अजगर निकल गया था स्टेशन पर, मारा तो गया लेकिन व्यक्तियों से उठ नहीं रहा था। तो बाबा का क्रेन बुलाना पड़ा, यानी कि बाबा को फोन किया। अब कौन बाबा ये नहीं बताया जाएगा कई बाबा होते हैं भाई, ये ना कोई अंधभक्त जान ले कि हमारे ही बाबा। तो बाबा ये भी सतर्क रहना है भाई, कौन अंधभक्त है, किस पार्टी का कोई भरोसा है। तो भाई सब पर उदाहरण दिया जाता है, किसी पंथ पार्टी को छोड़ा नहीं जाता। तो इसीलिए आपका बैलेंस बनाकर ही चलना है ताकि किसी की भावना को क्या न पहुंचाया जाए, ठेस। तो सब पर उदाहरण दिया जाता है, चाहे कोई पार्टी हो। जो अच्छाई है अच्छाई है, जो बुराई है क्या है, बुराई किया जाए, उसमें क्या है भाई। हम लोग नहीं करेंगे, अधिवक्ता वर्ग नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो ऐसी दशा में आगे बढ़ा जाए तो सांप आपका इतना बड़ा हो गया कि वह कह सकते हैं कि क्रेन बुलाकर उठाना पड़ा। यानी कि लोगों की ये आदत होती है कि घटनाओं को क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। ये मानव का स्वभाव होता है, कुछ उसमें मिर्च मसाला लगा देते हैं ताकि सब्जी क्या हो जाए, तेज। तो पनीर कम हो तो उसका उपाय क्या है, मित्र दो चार बढ़ गए तो थोड़ा पानी मिलाइए और दो चार मिर्चा और क्या करिए, भूज के डाल दीजिए कि एक एक पनीर और रस्सा खाते खाते क्या हो जाए, लोग पस्त हो जाए। उसके बाद कभी आएंगे नहीं, एक दिन डाल देंगे तो आगे बढ़ा जाए भाई। तो अनुश्रुत साक्ष्य का मतलब ये हुआ कि स्वयं न तो अपने कानों से घटना को सुना है, न अपनी आंखों से देखा है, न अपने इंद्रियों द्वारा बोधगम्य किया है, बल्कि दूसरे द्वारा बताई गई बातों को सुना है
और आकर गवाही देता है कि हजूर उन्होंने हमें यह बताया। तो जो धारा 60 में हियर से एविडेंस का रूल क्या है, यही आपका क्वेश्चन गलत होगा। अनुश्रुत साक्ष्य का भी नियम यही है कि सामान्यतः अनुश्रुत साक्ष्य साक्ष्य में आपका विसंगत एवं अग्राह्य होता है। विसंगत मतलब इरेलेवेंट होता है, अग्राह्य मतलब कि इसको एडमिट न किया जाए, यानी कि कहाँ रखा जाए, बाहर। लेकिन अब याद रखिए भाई, आपका यही क्वेश्चन आता है कि अनुश्रुत साक्ष्य का रूल क्या है। तो देखिए 4 ऑप्शन देगा और यही गलती होने की पूरी संभावना है। अनुश्रुत साक्ष्य विसंगत होता है, अनुश्रुत साक्ष्य सुसंगत होता है, अनुश्रुत साक्ष्य अग्राह्य होता है, और अंतिम दे देगा विसंगत एवं अग्राह्य होता है। तो क्या मार्क कराएंगे? हाँ, ये रूल है, लेकिन ये अनुश्रुत साक्ष्य का नियम है, याद रखिएगा। ये नियम ही है कि अनुश्रुत साक्ष्य को क्या रखा जाए, बाहर। लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है, इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब ये हुआ कि जहाँ एविडेंस हियर से एविडेंस है, लेकिन फिर भी उस एविडेंस में क्या कर लिया गया है, स्वीकार। तो वहीं आपका अपवाद पूछा जाता है कि कौन कौन अपवाद है। तो पहली धारा आपका एविडेंस की 6 आएगी, रेह जेस्टे। तो रेह जेस्टे किसका अपवाद है? अनुश्रुत साक्ष्य के नियम। तो रेह जेस्टे कैसा साक्ष्य है? प्रत्यक्ष साक्ष्य के अनुश्रुत साक्ष्य, अनुश्रुत। फिर मैं बता दूं, ये धारा 6 कैसा साक्ष्य है? हियर से। इसके बाद सेक्शन 8 आपका जो कंडक्ट है वो भी कैसा है? आपका हियर से एविडेंस। इसके बाद आपका 17 से लेकर 31 तक की धाराएं, यानी कि जो ये एडमिशन है और जो ये कन्फेशन है, ये भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। ये कैसा साक्ष्य है? इनडायरेक्ट। भाई अनुश्रुत को इनडायरेक्ट कहते हैं। अप्रत्यक्ष भी दे, फिर एक बार सब पकड़िए, अनुश्रुत न देकर अगर इनडायरेक्ट दे, अप्रत्यक्ष दे, तो घबराना नहीं है, उसी को अप्रत्यक्ष भी कहते हैं। तो आपका 32 भी कैसा साक्ष्य है? खंड 8, 8 खंड है, ये भी हियर से एविडेंस है। इसके बाद आपका 33 भी हियर से एविडेंस, 34 भी हियर से, 35 भी हियर से एविडेंस है। यानी कि ये सब जो साक्ष्य हैं, ये कैसे साक्ष्य हैं? आपका अनुश्रुत साक्ष्य। फिर धारा 60 में कुछ परंतु का आएंगे, वह भी कैसा साक्ष्य है? अनुश्रुत। तो कम से कम सेक्शन तो याद रखिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, जो अच्छा क्वेश्चन बन, निम्नलिखित में से कौन अनुश्रुत साक्ष्य नहीं है? नहीं वाला खतरनाक रहता है। आपका इसमें से 3 ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए दे दिया रेजिस्टे, फिर दे दिया एडमिशन या स्वीकृति, फिर दे दिया आपका कह सकते हैं कि मृत्युकालिक कथन, और फिर दे दिया आपका एक्सपर्ट ओपिनियन, विशेषज्ञ की राय। तो कौन हियर से एविडेंस नहीं है? तो एक्सपर्ट ओपिनियन या विशेषज्ञ की राय। दूसरा आपका न्यायिक निर्णय दे सकता है, जो 40 से लेकर 44 तक बताया जाएगा, ये भी अनुश्रुत साक्ष्य नहीं है, हियर से एविडेंस नहीं है। इसके बाद जो अगला मॉडल आपका बनता है, इसमें माने एक तो 2 मॉडल बनते हैं, ये आपका सतर्क रहना, आगे डिटेल में हम बताएंगे। इसके बाद चौथा प्रकार साक्ष्य का आया जाए। चौथा प्रकार आपका रियल एविडेंस। रियल का मतलब होता है आपका वास्तविक साक्ष्य। वास्तविक साक्ष्य मतलब हुआ आपका वस्तु साक्ष्य, वस्तु भी कहते हैं, या तो वस्तु साक्ष्य देगा, या रियल एविडेंस देगा, या वास्तविक साक्ष्य देगा। आपका एक वास्तविक साक्ष्य भी देता है। तो आपका रियल एविडेंस होता क्या है, अब ये समझिए। या भौतिक साक्ष्य भी हम कहते हैं, भौतिक, फिजिकल, लेकिन आपका रियल याद रखिए।
देखिए आपका रियल पर इस समय आपका प्री में और इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बन रहा है। तो पहले तो समझिए, जब किसी वस्तु को न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया जाए और वह वस्तु न तो वह वस्तु दस्तावेजी साक्ष्य में शामिल न हो, यानी कि पहला नियम यह है। लेकिन भारत में भाई नहीं, पहले इंग्लैंड से कवर किया जाए, भारत में हम आ गए डायरेक्ट, पहले इसका इतिहास बताया जाए तब भारत में। अभी इसको, इस वाक्य को डिलीट मारिए, पहले भूमिका से चला जाए भाई। देखिए वस्तु साक्ष्य होता क्या है, तो जब कोई साक्ष्य सिद्ध है, न्यायाधीश या न्यायाधीश के इंद्रियों को प्रेषित किया जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई एविडेंस सिद्ध है, न्यायाधीश के इंद्रियों को प्रस्तुत किया जाता है, तो उसी साक्ष्य को रियल एविडेंस कहा जाता है। इंग्लैंड में साक्ष्य तीन प्रकार के होते हैं, एक ओरल जो मुख से बोला गया, एक डॉक्यूमेंट्री दो दस्तावेज, और एक रियल यानी कि जो न तो मुख से बोला गया और न ही दस्तावेजी में आया। इसमें निर्जीव और सजीव दोनों वस्तुएं शामिल हैं। तो एक दो उदाहरण सजीव का देखा जाए, एक दो उदाहरण निर्जीव का। जैसे कि खून से सने कपड़े प्रस्तुत कर दिए, तो इंग्लैंड में रियल एविडेंस या वस्तु साक्ष्य या वास्तविक साक्ष्य। दूसरा आपका, जिस चाकू से हमला किया गया था, चाकू प्रस्तुत कर दीजिए, बंदूक प्रस्तुत कर दीजिए, यानी कि जो भी औजार हैं, या जैसे जिस पत्थर से कूच कर हत्या की गई वह पत्थर आप प्रस्तुत कर दिए। तो इंग्लैंड में इस साक्ष्य को कैसा साक्ष्य कहा जाता है? रियल। रटे रहिए, थर्ड कैटेगरी का साक्ष्य कौन होता है इंग्लैंड में? रियल। इसमें निर्जीव और निर्जीव का तो उदाहरण बता दिया गया, आपका चाकू से लेकर और पत्थर और कपड़ा तक। लेकिन सजीव का भी उदाहरण देना है। सजीव में जैसे कि एक कुत्ता कई लोगों को काट चुका था, न्यायालय ने आदेश दिया कि कुत्ते का नेचर हम खुद देखेंगे, कुत्ते को सशरीर कोर्ट में क्या किया जाए? पेश। तो बताइए, कुत्ते को ही सशरीर पेश कर दिया गया और कुत्ता जज साहब पर कि कूद जाएगा उनके शरीर पर, लगा भौंकने, आदत है कुत्तों की, और लगा कि जज साहब के कुर्सी पर कूद जाएगा। तो कुत्ता पेश किया गया, तो मौखिक साक्ष्य की दस्तावेजी की आपका तो इंग्लैंड अब कुत्ता पेश कर दिया गया, तो कैसा साक्ष्य माना जाएगा इंग्लैंड में? रियल। अब आइए आपका, देखिए ऐसे साक्ष्यों को सामान्यतः, आप कुत्ता आपका हो गया, जो भी जानवर पेश किया जाए, अब सब आपका इंग्लैंड में रियल माना जाएगा। सामान्यतः ऐसे चीज़ों को कोर्ट में पेश नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ऐसे चीज़ों को देखकर भावुक हो सकती हैं, अभियुक्त के विरुद्ध एक अनुमान लगा सकती हैं कि ऐसे ऐसे हथियार प्रस्तुत किए गए, तो ऐसी दशा में अभियुक्त ने अपराध किया ही होगा। और जबकि न्याय निष्पक्ष होना चाहिए और जज को पहले से माइंड मेकअप अपना बनाना चाहिए कि नहीं? नहीं। लेकिन भारत में आ जाइए, एक दो मिनट और भाई। जहाँ तक भारत की बात है, चूंकि भारत में तो दो ही एविडेंस हैं, कौन कौन? या तो ओरल, अभी परिभाषा पढ़ाई गई, या कौन सा? दस्तावेजी। और इलेक्ट्रॉनिक भी किससे शामिल हैं? दस्तावेजी। तो ये जो इंग्लैंड में रियल एविडेंस हैं, वस्तु साक्ष्य हैं, ये भारत में कहीं ना कहीं तो इन्हीं दो में सेट होगा। तो अब पूछा जाता है कि भारत में इसे कैसा साक्ष्य माना जाएगा? तो इसके लिए मैं नियम बता रहा हूँ, धारा 60 का प्रोविजो सेकंड देखेंगे। धारा 60 का परंतुक नंबर 2 से कवर करेंगे कि अगर दस्तावेज से भिन्न
कोई भौतिक पदार्थ है, चाहे वह निर्जीव हो या सजीव, अगर न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया जाता है तो धारा 60 का परंतुक बताता है कि एक ऐसा साक्ष्य भारत में माना जाएगा ओरल, यानी कि मौखिक। तो आपका भौतिक पदार्थ जो पेश किया जाता है उसे माना जाता है मौखिक साक्ष्य। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये आपका कहाँ स्पष्ट रूप से उल्लिखित है, धारा 60 के देखिए परंतुक में, लेकिन दस्तावेज से वह क्या हो, भिन्न हो। तो आगे बताया जाएगा धारा 60 में थोड़ा और डिटेल में। तो इस प्रकार आपका आज की कहानी भाई समाप्त किया जाए। जस्ट 9:30 हो भी गया और कब समय बीत जा रहा है इस बैच में पता ही नहीं लग रहा है, और लोग भी उत्सुक हैं पढ़ने के लिए। तो भाई अब देखिए आपका भाई आपका अगला क्लास आज नहीं चलेगा, जो 10 सवा 10 बजे से चलता है। सोमवार से आपका शेड्यूल सही होगा, और सोमवार को जो क्लास चलेगा आपका भाई कॉन्ट्रैक्ट डेली चलेगा और सीपीसी संविधान 3-3 दिन चलेगा, यानी कि संविधान नियम डेली चलेगा और 3 दिन सीपीसी, 3 दिन कॉन्स्टिट्यूशन, जो 10 सवा 10 बजे से चलता है, उसमें शेड्यूल बताया जा रहा है। और कल आपका टेस्ट होगा 9 साढ़े 9 बजे से, जिनको देना हो भाई 50 रुपया टेस्ट की कीमत है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होगा। तो जिनको देना हो आकर दे सकता है, लगभग 9:30 बजे तक आ जाएंगे। अभी इंग्लिश चलेगी भाई, अजय सर आ गए हैं 2-3 मिनट।